नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट रनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम हमारे एसएससी सीजीएल 2021 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आप जानते हो कि हमने अभी तक 2 सेट हैं एसएससी सीजीएल के, वो सॉल्व कर लिए थे। जैसे आप जानते हो कि 11 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसकी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मैंने आपको दोनों सॉल्यूशन करवा दिए। अगर आपने अभी तक हमारी दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे दोनों वीडियोस के, और आप इस चैनल पर प्रीवियस ईयर की वीडियो भी देख सकते हो मैथ्स की। और इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हो इंग्लिश पढ़ने में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एसएससी सीजीएल में मैथ्स का वेटेज उतना ही है जितना कि इंग्लिश का, तो मैं चाहूँगा कि आप इंग्लिश की वीडियो भी हमारी देखें। तो इंग्लिश की वीडियो की लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप दोनों वीडियो इंग्लिश की और मैथ्स की प्रीवियस ईयर सारी की सारी वीडियो देख सकते हो। आपको जब भी आप अपना एग्ज़ाम देने वाले होगे, फाइनल एग्ज़ाम, तो आपको प्रीवियस ईयर कम से कम लास्ट के 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और जो भी कोई कॉन्सेप्ट हमारे पिछले क्वेश्चन में लगा है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, वो सभी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और उनमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ में। देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको देखिए फ्री ई बुक्स भी मिलती हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको फ्री ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, और फ्री वीडियोस, क्लासेस, मैजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, जैसा कि आप वीडियो में देख के समझ जाते होंगे कि लेवल रहने वाला है हमारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। की फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ, यदि ये नंबर है, ये जो गिवन नंबर है, एक ऐसी संख्या जो 7 अंकों की है, 56 से डिवाइड है। मतलब देखिए कि ये जो नंबर दिया गया है ये 56 से डिवाइड है, विभाज्य। ठीक है, तो बाय के सबसे बड़े मान के लिए, जो बाय की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस बाय का मान ज्ञात करना है मुझे। मतलब इंग्लिश में समझाता हूँ आपको। इफ द 7 डिजिट नंबर, ये 7 डिजिट का नंबर है एक, इज डिविजिबल बाय 56 से डिविजिबल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स एक्स स्क्वायर प्लस बाय लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई, फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई। बाई की 2 वैल्यू आएंगी जिसमें से मुझे लार्जेस्ट वैल्यू लेना है, और उसके अलावा फिर मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स और बाय दोनों की वैल्यू फाइंड करने के बाद मैं फाइंड करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई की वैल्यू। देखिए ये मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ। जैसे एक्स लिखा है, 8 लिखा हुआ है, 9 4 2 वाई अब 4 लिखा हुआ है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 56। आप जानते हो यदि कोई नंबर 56 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो नंबर 7 इंटू 8 दोनों से डिविजिबल होगा। किससे? 7 और 8 से। 7 से भी डिविजिबिलिटी और 8 से भी। देखिए हम दोनों की चेक करेंगे, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद मेरे पास x और y की वैल्यू आ चुकी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं, ये नंबर दिया हुआ है मेरे पास x 8 9 4 2 y और 4, ये नंबर मेरे पास गिवन है। ठीक है, ये मेरे पास नंबर गिवन है। देखिए देखिए मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। क्या, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी इससे चेक करते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करना तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करता हूँ, 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। तो देखिए मैं इस चीज़ में कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप डिविजिबिलिटी चेक करना चाहते हो किसकी, 8 की, यदि ये इवन नंबर है, ठीक है, क्या ये इवन नंबर है, ये लास्ट का 2 और इवन नंबर है, तो देखिए बाय है, बाय की वैल्यू, सॉरी ये लास्ट के 2 डिजिट हैं, यदि ये इवन नंबर है 2 4 6 कुछ भी हो सकता है, यदि ये इवन नंबर है तो ये बाय कॉमा 4, ये नंबर डिविजिबल होगा मेरे के साथ 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप बताइए कि 8 की टेबल आप पढ़िए 2 नंबर तक की, और जिसमें 4 एंड में कब कब आ रहा है, देखिए मैं पे आपको बताता हूँ। 8 3 24 क्या हो सकता है, 8 3 24,
ये 8 3 जा 24 और 8 6 जा 8 से 64। ये देखिए बाई की दो वैल्यू आई मेरे पास, 2 और 6। क्या बोला गया है कि बाई के सबसे बड़े मान मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू बाई चाहिए, तो मुझे 6 आ गई मेरे पास, वैल्यू आ जाती है 6। क्या वैल्यू आ जाती है मेरे पास? 6 वैल्यू आ जाती है, मतलब कि बाई की जगह 6 आ गया मेरे पास, बाई की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाती है। अब देखिए लिखता हूँ फिर से, x 8 9 4 2 6 और 4, ठीक है, x 8 9 4 2 6 4, ये हो जाता है मेरे पास। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। आप जानते हो कि लास्ट से 3 3 का पेयर बनाते हैं, लास्ट से 3 3 का पेयर, ये बन जाते हैं मेरे लास्ट से 3 के पेयर। अब इन पेयर को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, इन पेयर को क्या करते हैं, अल्टरनेट में जोड़ते हैं। देखो ऐसे, जैसे पहला और ये दोनों ऐड करूंगा मैं, और ये वाला माइनस करूंगा। अगर इधर भी कोई होता ना तो ये दोनों में माइनस करता, ठीक है, मतलब डिफरेंस डिवाइड होना चाहिए। जैसे इन दोनों का ऐड और इन दोनों का ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, और जो फाइनल वैल्यू आएगी उससे मैं माइनस कर दूंगा, और दोनों का डिफरेंस है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। देखिए 8 9 4 के साथ कुछ नहीं है, तो 8 9 4 मैंने अकेला लिखा, 8 9 4 ये मैंने लिखा अकेला, माइनस किया 2 6 4 प्लस x, ये जो भी नंबर आया है ना वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए आप, माइनस करता हूँ, 4 में 4 के 0 आया, 9 में 6 के 3 आया, 8 में 6 के 6 3 3 माइनस का x। अब आप देखिए 630, आप ये बताइए कि ये क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? मैं बोलूँगा कि हाँ, 630 इज डिविजिबल बाय 6, वो 7 से डिविजिबल है, ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो ये नंबर देखिए, यदि ये पूरी संख्या 7 से भाग जाती है, देखिए क्योंकि ये देखो 7 से भाग जाती है, तो ये भी 7 से भाग जाती है, मतलब 7 से ये पूरा का पूरा कटता है। देखिए अगर 630 7 से कट जाता है तो मैं जानता हूँ कि 7x भी 7 से कटेगा। देखिए एक नंबर की संख्या मतलब जिसमें एक डिजिट हो, या तो वो 0 होता है जो 7 से डिविजिबल होता है, या फिर 7 होता है। देखिए ठीक है, एक डिजिट का केवल 0 और 7 नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। देखिए आप 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फर्स्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं होता नंबर लिखते समय। मतलब मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 7, मतलब मेरे पास x 7 आ जाता है, और y मेरे पास आ जाता है मेरा 6। इसमें रखूंगा मैं x² प्लस y, तो 49 प्लस 6 हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाता है 55। ये हो गया मेरा 55, ये मेरा आंसर हो जाता है राइट आंसर, आंसर सी मेरा सही है। देखिए आपको यहाँ कुछ चीज़ें सीखने को मिली, वो मैं आपको बताता हूँ कि पहला आपने सीखा क्या कि 8 की डिविजिबिलिटी और 7 की डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं, ये मेन चीज़ आपको सीखा। और दूसरी चीज़ आपने सीखी कि अगर कभी आगे एग्जाम देते हुए आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को किस तरीके से करोगे, आपको ये दूसरी चीज़ सीखने को मिली। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो कहीं, या फिर मैं इसकी कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर भी आपको हमारे ये हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा क्या है नॉर्मल व्यंजक है, ये आप भी सॉल्व कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इसे मुझे सॉल्व करवाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन है, व्यंजक वाला क्वेश्चन है। मैं इसे सॉल्व करने में अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, बिल्कुल भी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको केवल एक रूल आता है क्या, वो मैं आपको बस वो जरूर लिख दूंगा, क्या, बॉडमास का रूल। यदि आपको ये बॉडमास वाला रूल आता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन विद आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 से स्पेल आता है, ठीक है। मतलब कि मैं उस नंबर मतलब मुझे ऐसी संख्या चाहिए जब मैं इन नंबर्स को डिवाइड करूं तो हर स्थिति में, मतलब हर बार
मेरा 6 शेषफल आना चाहिए, मतलब कि 6 रिमाइंडर आना चाहिए। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं तीनों नंबर में से 6 को माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। 6 को माइनस करते हैं हम। सबसे पहले 156 में से गया 6 तो 150 बचेगा, सेकंड में गया तो 175 बचेगा, और थर्ड में गया तो कितना बचेगा, 6 गया 325। लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटते हैं तो डेफिनेटली ये नंबर 25 से कटेगा डायरेक्ट। मतलब दोनों का HCF मुझे फाइंड करना है कि मतलब कि हाईएस्ट ऐसा नंबर बताइए जो तीनों नंबर को डिवाइड करते। तो केवल मेरे पास एक ऐसा नंबर है 25। आप जानते हो कि 13 से मुझे नहीं लगता ये 13 से नंबर डिवाइड नहीं होंगे सारे, ना 70 से ना 26 से। केवल एक ही नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर देता है, विच इज 25। दिस इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको मैथ्स से रिलेटेड सभी टाइप्स की वीडियो, सभी मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपको बताता रहता हूं। जैसे मैंने ये कंपाउंड इंटरेस्ट की एक कंप्लीट सीरीज करवा रखी है हमारे इस चैनल पर, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वीक है तो आप देखिए, मैंने आपको कुछ न्यू मेथड से भी इंट्रोड्यूस किया था इस चैप्टर में, आप देखेंगे बिल्कुल। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या, नमक की, मतलब फोर्थ क्वेश्चन है कि द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल अ पर्सन टू बाय 2 kg मोर फॉर 272। द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ सॉल्ट पर kg, और रिड्यूस्ड प्राइस क्या थी ये मुझे पूछा गया है। रिड्यूस प्राइस, देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। क्या, मैं एक सामान लेने जाता हूँ, नमक खरीदने जाता हूँ। नॉर्मली ये क्वेश्चन पहली बार सल बहुत कम देता है सॉल्ट के ऊपर, नॉर्मली शुगर या एग के ऊपर आता है, मतलब शक्कर या अंडा, नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 15% है। देखिए एक फिक्स अमाउंट मुझे खर्चना, मतलब मैं हर बार सामान लेने जाता हूँ मार्केट में, 272 रुपये लेके जाता हूँ, ठीक है। 272 रुपये मार्केट जाता हूँ और हमेशा लेके जाता हूँ। तो अब इस एक बार क्या हुआ कि नमक की कीमत है वो 15% गिर गई। देखिए प्राइस गिरी है, मतलब उसकी रेट सस्ती हो गई। तो मैं, ये बात तय है कि मैं उसका ज़्यादा सामान खरीद पाऊंगा। अगर प्यार प्राइस गिरी है तो मैं चीज़ें मेरे पास ज़्यादा आएंगी। तो बस वही दिया गया है कि क्या, कि प्राइस तो ये घटी है और इतना ज़्यादा आ रहा है और इतने में रुपए लेके जाता था, ठीक है। देखिए तीनों चीज़ बता दी मैंने, इतने में हर बार मार्केट रुपए लेके जाता था, इतनी प्राइस में कमी हुई है और इतने रुपए, सॉरी इतने ज़्यादा नमक मैं खरीद पा रहा हूँ, मतलब 15% कमी हुई था उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा नमक खरीद पा रहा हूँ। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट वर्क करता है, वो मैं आपको बताता हूँ, कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट का रेशियो। मतलब कि देखिए मेरा जो एक्सपेंस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ मेरा प्राइस और दूसरी चीज़ मेरा कंजप्शन। किसकी चीज़ पर, पहला मेरा प्राइस पर डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है मेरे कंजप्शन पर। देखिए प्राइस में 15% की कमी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20। मतलब अगर प्राइस पहले 20 थी तो आज प्राइस 17 हो जाती है, ये प्राइस का रेशो। अब कंजप्शन बताइए, मतलब कंजप्शन मैं आपको बताता हूँ, ये प्राइस क्या, प्राइस रुपए में मेजर की जाती है। प्राइस क्या होती है, रुपए पर केजी, कि 10 रुपए में कितने किलो, 15 रुपए में कितने किलो, इस टाइप से रहता है रुपए पर केजी। कंजप्शन मतलब कितने किलो में सामान लाया, ये कंजप्शन की यूनिट है केजी, ठीक है। अब देखिए अगर 20 से 17 हुआ, क्या बोले, प्राइस 20 से 17 हुई, तो बताइए कंजप्शन, कंजप्शन रिवर्स रेशो में चेंज होगा 17 से 20। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्यों रिवर्स रेशो में चेंज हुआ, क्योंकि मैं हर बार रुपए 272 ही खर्च कर रहा हूँ। कितने खर्च कर रहा हूँ, पहले बाद में भी मैं 272 ही खर्च करूंगा और पहले भी मैं 272 ही खर्च कर रहा था। अब देखिए कि क्या बोला, 2 किलो अधिक नमक खरीद पा रहा हूं मैं, जबकि यहाँ कितना है 3, 17 से 3 बढ़ा है, जबकि ये 3 यूनिट वैल्यू में ज्यादा खरीद पा रहा हूँ। लेकिन एग्जामिनर ने मुझे दे रखा कि 2 खरीद पा रहे हो आप, चाहते कि 3 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 2, तो 17 की वैल्यू कितनी, देखिए 3 की वैल्यू अगर 2 है, 2 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2/3।
तो आप बताइए 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 17 यूनिट की वैल्यू 2/3 गुणा 17, ये आ गई मेरी 2/3 गुणा 17। ये क्या है? ये क्या आ गया मेरा? 17, इसकी वैल्यू आ गई। अब आप बताइए मुझे प्राइस एक्सपेंस कितना हो रहा है मेरा? एक्सपेंस कितना हो रहा है मेरा? 272 रुपये। देखिए मेरे पास 17 यूनिट की वैल्यू आ गई, मतलब मुझे ये पता चल गया मैं कितने किलो नमक लाता था। अब मुझे ये पता करना है कि कितने रुपए किलो था वो। ठीक है, रुपए किलो के लिए क्या करूंगा मैं? रुपए किलो के लिए क्या करता हूँ? प्राइस लिखता हूँ। यहाँ प्राइस कितनी है? प्राइस मेरी 20 से नहीं, सॉरी, ये एक्सपेंस हो गया मेरा। और प्राइस कितनी है मेरी? प्राइस मुझे फाइंड करना है। कंजप्शन कितना है मेरा? 2/3 गुणा 17, ये मेरी कंजप्शन है। ये पहला, ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें वैल्यू पुट की है मैंने, बस और कुछ नहीं किया। क्या? एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। 17 से ये कटेगा, 17 एकम 17, 17 संग 102, 3 से काटा, 2 से काटेंगे, ये कितना आएगा? 2 8 16, और नीचे 3 है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए, 8 3 24, मतलब प्राइस मेरे पास आ गई 24 रुपीज। मतलब कि जो प्राइस, जो भाव था नमक का, वो कितना था? 24 रुपये पर केजी। अब देखिए कि 24 रुपये से गिर जाता है, 24 रुपये से कितना गिर जाता है? 17/20, मतलब कि देखिए 20 था, 17 हो जाता है, इतना गिर गया। अब देखिए इसे सॉल्व करना मुझे, सबसे पहले क्या करता हूँ? 2 से काट देता हूँ 12, 12 का गुणा 17 में कीजिए, 12 7 84, 12 7 84 की 4 हासिल किया, 12 और 8 20, तो 20.4, 10 का भाग देंगे तो 20.4 मेरा आंसर है। मतलब नमक की कीमत कितनी गिरी? 20.4, मतलब जो फाइनल वैल्यू है, जो बाद में घटकर वैल्यू कितनी हो गई है? 20.4 रुपये। मतलब कि पहले मैं 24 रुपये में 1 किलो नमक लाता, कितना लाता था? 24 रुपये में 1 किलो नमक। लेकिन अब मैं कितना लाता हूँ? अब मैं लाता हूँ 20.4 रुपये में 1 किलो नमक। तो ये पता करना था मुझे। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट लगते हैं। पहला आपको कांस्टेंट प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा, दूसरा आपको वैल्यू निकालना, और एक ये भी है, ये थोड़ा मैंने डिक्रीज्ड वैल्यू की, मतलब कितना डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट भी पता किया। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको और समझा दूंगा अच्छे से। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट, ठीक है, एक कंपनी थी जिसमें ये नोट किया गया कि दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल रहता है ना, हैज इंक्रीज्ड बाय 20%। जो कच्चा माल आता है, मतलब कि कच्चा माल जैसे कि शूज या स्लीपर बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें जो लेदर रहता है वो क्या है? कच्चा माल है, उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में जिस चीज से वो मिलकर बना होता है उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। ये हो गया, ठीक है, इतना बढ़ गया। एंड द लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट का क्या हुआ? लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप टू 38% ऑफ द कॉस्ट। रुकिए, कि हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल, व्हाट परसेंट ऑफ द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट सेम। क्या कंजप्शन डिक्रीज करना चाहिए? कंजप्शन को रिड्यूस किया जाना चाहिए, किसके लिए? ताकि कॉस्ट को सेम किया जा सके। अब देखिए, आपको, मुझे लगता है, हो सकता है शायद आपको लैंग्वेज समझ आ गई हो या ना आ गई हो। मैं आपको एक बार अच्छे से क्लियरिटी दे देता हूँ क्वेश्चन ने क्या बोला। देखिए, मान लीजिए कि एक फैक्ट्री थी जिसमें मान लीजिए कि शूज और स्लीपर का प्रोडक्शन किया जाता था, ठीक है। मैंने माना क्या कि 100, पहले मान लीजिए कि 100 रुपये लगते थे। किसके लिए लगते थे 100 रुपये? 100 रुपये में मैं कच्चा माल खरीद के लाता था, रॉ मटेरियल, ठीक है। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपये का, और इस पर 38% में लेबर कॉस्ट इन्वेस्ट करता था। किसकी? 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी? 100 रुपये। इस पर 100 रुपये पर मैं 30% खर्चा करता था, मतलब 30 रुपये। देखिए 100 रुपये में खर्च करता था मेरे रॉ मटेरियल पर, 30 रुपये में खर्च करता अपनी लेबर पर। मतलब मैं पहले कितना खर्चा करता था? टोटल 130 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट, ये हुई कहानी पहले की। अब देखिए पहले की कहानी की पहले क्या हुआ करता था, मतलब बाद में क्या हुआ। देखिए प्राइस है ना जो 25% इनकी हो गई, मतलब कि ये कितनी हो गई? 125। मतलब कि अब जो कच्चा माल है वो 125 रुपये का आना लगा प्लस,
125 रुपये का कच्चा माल आने लगा। अब देखिए इसमें बोला गया क्या, कच्चा माल आने लगा कि और मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, और ये जो 30% लगती थी ना, अब इसका 38% लगा। कितना लगेगा इसका? 38%। आप बताइए कि 125 का 38% कितना हुआ? देखिए मैं निकाल देता हूँ। 125 का 38%, 38 अपॉन में 100 करूंगा मैं, तो 25 से काटा, 25 चौक 100, 25 बन जाए 125। ठीक है, 5 से काटा हूँ तो 5 दिए 15, 150, 50, 40, 190। ये आया 190। 4 से डिवाइड किया तो 4 चौक 16, 4 नाम 36, 49। तो इसमें मैं 49 ऐड करूंगा तो 9, 5 14 की 4, सिल की 1, 4 और 1 5 और 2 7। एक सेकेंड रुकना, कितना रुकना, एक सेकेंड। हाँ, की 49 रुपीज। यहाँ कितना था? यहाँ 30% था। 100 रुपये का कच्चा माल लाता, 30 रुपये का मैं उस पर इन्वेस्ट करता। 125 रुपये मैंने कच्चा माल लाने लगा और इसका 38% में इन्वेस्ट करने लगा, किस पर? लेबर कॉस्ट पर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर जानता हूं कि आप जैसे स्टूडेंट ने अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए होंगे, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए, डीप में जाके समझाया जाए। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा अच्छे से जानते हो तो आप इस वीडियो को डबल स्पीड में करके भी आप देख सकते हो। देखिए ये आ गया, तो कितना आएगा? ये 174। दोनों का ऐड करूंगा तो कितना आएगा ये? एक सेकेंड रुकना, ये कितना आएगा? 4 चौक 16, 3 आया, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 4 चौक 16, 30 आया ये, तो 4 7 28, तो 47.5 आएगा ये, 47.5। मतलब कि 125 का 38% ये आ गया। अब देखिए टोटल देखता हूँ मैं, 0.5, 7 और 5 12 का 2, हासिल की 1, 4 5 2 4 5 2 7, 172.5। ठीक है, अब आप बताइए क्या बोला इसने कि व्हाट परसेंट ऑफ द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज। देखिए कंजप्शन है, अगर कंजप्शन को मैं घटाऊंगा, ठीक है, तो मुझे प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कंजप्शन घटेगा तो प्राइस बढ़ेगी, आप जानते हो रिवर्स रेशो में। देखिए यहाँ क्या हुआ था, टोटल प्राइस बढ़ी है, यहाँ से यहाँ आया है, ये प्राइस बढ़ी है। अब मुझे क्या करना है, सेम करना है, तो मुझे क्या करने का, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। देखिए अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। फाइनल चीज रिवर्स रेशो में जाना पड़ेगा मुझे, और रिवर्स रेशो में जाके बताता हूँ मैं आपको कि प्राइस के लिए मैं यहाँ से यहाँ आया, अब मुझे कॉस्ट के लिए जाना है, किसके लिए? लागत। तो कंजप्शन के लिए क्या करूंगा, तो मैं 172.5 से जाऊंगा मैं 130। कितना कम हुआ? 42.5 कम हुआ। परसेंटेज वैल्यू देखते हैं इसकी, परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी। मतलब कि जो 42.5 कम हुआ है, किस पर कम हुआ है? 172.5 पर कम हुआ है, इंटू 100। देखते हैं क्या करते हैं। 25 से काटता हूँ मैं, 25 से 25 से कम 25, 25 7, 25 7 32 17, 175, 175 हो गया। 25 7 175, 25 से कम 25, 17, हाँ ठीक है सही है। 25 से काटा मैंने तो 25 25 चंगा 150 आया, 150 12 बच, 150 से कितना बचा? 22 बचा, तो 25 नंबर हो गया है। तो ये हो गया मेरा 69 ये आ गया। तो कितना आया ऊपर? 1700 बटे में 69 आ गया। तो कैसे डिवाइड करते हैं इसे? 6 दूनी 12, 2 बार में आएगा, तो 60 69 टू जा। देखिए 69 दूनी कितना होता है? 70 दूनी 140 होता है, 140 में 2 घटाएंगे तो 138 आएगा। 69 टू जा होता है 138, 138 178 में से 138 घटाएंगे तो आप कितना बचेगा? 32 बचेगा। 32 बचा। अब मैंने एक जीरो ली, ये जीरो, ये वाली जीरो मैंने ली, तो कितना हुआ? 320 हो गया। 320 बताइए। अब 6 से 70 से मुझे 320 जाना, कितने? 7 5 35, 7 चौक 28, 4 बार में जाएगा, दशमलव समथिंग।
केवल एक ही आंसर है मेरा सी, 24.6%। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन बड़ा है, मतलब क्वेश्चन है छोटा, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज लेंथी है इसकी। इसके अलावा क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी। इसमें दो चीज़ बढ़ाया गया है, पहला तो इसमें क्वेश्चन का नया पैटर्न दिया गया है, और दूसरी चीज़ में ये किया गया है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन का लेवल इंक्रीज किया गया है। तो आपको दोनों लेवल पर बेस्ट होना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने इतनी बार प्रैक्टिस की होनी चाहिए कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सके हो। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, डीएम भी कर सकते हो एग्जाम इसका, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको और सॉल्यूशन कर दूंगा अच्छे से। देखिए, जैसा आप जानते हो कि शिफ्ट 1 की भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दी है, तो आप भी उसे देख सकते हो। ये शिफ्ट 3 का है, सेट 3 हमारा चल रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखिए, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%, 18% की हानि पर एक वस्तु बेची गई। हैड ही सोल्ड इट फॉर 960 मोर, यदि इसने 960 में ज्यादा में बेचा होता तो इसे 12% का लाभ होता। बताइए कि अगर 38-40 में इसे बेच दूं मैं, तो बताइए कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे शानदार तरीके। देखिए, माना कि आर्टिकल 100% में खरीदा मैंने, मेरे पास सीपी था 100% का। कितना था? 100% का। 18% का मेरे पास लॉस होता है 18% का। ठीक है, यहां से ये कह रहा है कि अगर मैं इसे कितने 960 कितने प्लस 960 में बेचता अगर मैं से, तो क्या होता? मुझे 12% गेन हो जाते। क्या हो जाते? 12% गेन हो जाते। ये स्किल कितने की है? 18% की। ये स्किल कितनी? 12% की। अब बताइए ये टोटल वैल्यू कितनी आई? 18 से 12 32%। मतलब कि मेरे पास 30% की वैल्यू आ जाती है। कितनी? 960 रुपये। ठीक है, कितनी आ जाती है? 30% की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 960। और मुझे वैल्यू चाहिए 38-40 की। 38-40 की ये वाली वैल्यू चाहिए मुझे। क्या करते हैं तो इसके लिए इधर से मुझे इधर जाना है। देखिए, अब एक की वैल्यू कितनी आएगी? इधर से लिख रहा हूं मैं, 1 इज इक्वल टू 30%। नया तरीका बता रहा हूं आपको, 960। देखिए, ऐसे इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 30% अपॉन में 960। अब देखिए, मुझे वैल्यू चाहिए 3840 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 30 अपॉन में किया मैंने 960 किया, इंटू मैंने किया 3840। जीरो से मैंने 0 को काटा, 36। देखिए, ये डायरेक्ट 4 बार में कट रहा है। देखिए, क्योंकि 6 चौक 24 आया, 4 2 आएगा, 9 चौक 36 और 2 38, 4 बार में 4 दिए 12, 120%। देखिए, यहाँ एंड में 30 के आगे परसेंटेज लगाता ना, तो मतलब ये पूरी वैल्यू परसेंटेज में आएगी। ये वैल्यू किस में आएगी? 120%। देखिए, सीपी कितना था मेरे पास? सीपी मेरे पास था 100% में, और अब मुझे सीपी कितना मिल रहा है? 120%। अब बताइए कि प्रॉफिट कितना हो? 120%। देखिए, मैंने आपको यहाँ एक छोटी सी चीज सिखाई, वो आप नोट करना कि यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया। देखिए, मैंने आपको एक चीज सिखाई। क्या? अगर कोई नॉर्मल पर्सन इस क्वेश्चन को करता तो सबसे पहले वो क्या करता? सबसे पहले वो फाइंड करता सीपी। करता डेफिनेटली है। सबसे पहले वो पता करता कि सीपी कितनी है, मतलब कि मैंने कि वो चीज है वो कितने में खरीदी। पहले मैं ये पता करता कितने में खरीदी, कितने में बेचा मैंने उसे, कितने में खरीदा और कितने में बेचा, ये पता करता, तब जाके प्रॉफिट परसेंटेज पता करता। और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ से आप क्वेश्चन को छोड़ना, यहाँ से ये जो मैंने किया ना, यहाँ से आप छोड़ना 30% की जगह फिर आप 100% की वैल्यू निकालना। किसकी? 100% की वैल्यू आएगी ये आया। इसके साथ रेशियो लेना 3840 का, रेशियो सॉल्व करना, परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज, तब जाके आपका आंसर आएगा। ये जो मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक आपको समझाने के लिए लिखा है, नहीं मुझे डायरेक्ट पता था कि 960 की वैल्यू 30% है, मुझे वैल्यू चाहिए 3840 की, तो ये मेरे माइंड में डायरेक्ट क्लियर था, तो मैं आसानी से कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 7 क्वेश्चन। देखिए, अ सम ऑफ मनी वाज बोरोड, एक कुछ पैसा था वो उधार लिया गया, एंड पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 बराबर किस्तों में वापस भी कर दिया गया। किस्त कितने की थी? 980 रुपए की थी।
अलाउइंग 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। और देखिए जो किस्त थी, किस्त दो प्रकार से रहती है, एक तो मैं सिंपल इंटरेस्ट देके चुका सकता हूँ, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट देके मैं उस किस्त को चुका सकता हूँ। दो प्रकार से मैं अपना ब्याज पे ऑफ कर सकता हूँ, मतलब चुका सकता हूँ। देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट था वो 4% कंपाउंड इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट था। उधार ली गई राशि बताइए, मतलब कि अब मुझे ये पूछा गया कि आप ये बताइए मैंने उधार कितना लिया था। देखिए 1 वर्ष के लिए 4% की वैल्यू बताइए। 1/25 सबको पता है 4% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 25 रुपये, 1/25, ठीक है। अब आप देखिए 25 से 26 गया, मतलब कि देखिए कि 25 रुपये मैंने उधार लिया और 26 मैंने चुकाया, कंपाउंडेड है 1 साल में। लेकिन बात हुई दूसरी साल के लिए, पहला साल तो ये हो गया, लेकिन अब दूसरी साल में आया मैं। देखिए अगर बात होती किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, तो मैं यहाँ 25 लिखता और यहाँ भी 26 लिख देता तो सही हो जाता। लेकिन बात है कंपाउंड इंटरेस्ट की, इसीलिए 2 साल का रेशो ज्ञात करने के लिए मुझे करना पड़ेगा रेशो का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर किया मैंने 625 आया, और 26 का स्क्वायर किया तो 676 आया। ये आ गया मेरा रेशो, ठीक है। 26 रुपये। अब देखिए मैं पहले साल में 26 रुपये ब्याज देता हूँ, दूसरे साल में 676, मतलब सॉरी 26 की किस्त देता हूँ, दूसरे साल में 676 की किस्त देता हूँ, ठीक। लेकिन एग्जामिनर ने बोला है कि दोनों किस्तें बराबर हैं, जो मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ ना दोनों बराबर हैं। अब मुझे दोनों के इंस्टॉलमेंट को बराबर करना पड़ा होगा, ठीक है। ये 26 है, इससे मुझे बनाना है 676, तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं 26 का, इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं 26 का, क्योंकि रेशो है, रेशो में दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है। दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 25 25 625 625 25 640 रुपये, सॉरी 650, तो ये मल्टीप्लाई होके आएगा 650 रुपये। पहले साल में मैंने इतना लिया और इतना मैंने चुका दिया, दूसरे साल में मैंने इतना लिया और ये चुका दिया, ठीक है। ये मुझे पता चल गया। देखिए कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ऐसे कैसे सॉल्व होने लगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन प्योर कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है, इसमें एक डिफरेंट थिंग यूज की गई है, वो है हमारी क्या, वो है हमारी किस्त का कॉन्सेप्ट। किस्त का कॉन्सेप्ट इसमें हमको बताया गया, तो आपको किस्त का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये मैंने आपको किस्त का कॉन्सेप्ट समझाया, कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त है ये, ठीक है। देखिए पहले साल में इतना लिया और दूसरे साल में इतना लिया, दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, 600 600 1250 1275, ये मैंने उधार लिया। अब देखिए पहले साल की किस्त दूसरे साल की किस्त, ऐसा करता हूं मैं इधर 1 साल की किस्त लिख लेता हूं 676। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास 1 साल की किस्त की वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी 980, मतलब देखिए 676 की वैल्यू दे रखी है मुझे 980 रुपये। मुझे वैल्यू पता करना है 1275 की, मुझे वैल्यू दे रखी है 676 की, मुझे वैल्यू करना है 1275 की। देखिए शानदार क्वेश्चन है, इतना आपको समझ में आ गया होगा तो दूसरी मैं आपको स्टेप समझाता हूँ, क्योंकि इसमें बोला गया नियरेस्ट टेंस, मतलब इसमें अप्रोक्सीमेशन करके क्वेश्चन सोल्व करना है, कोई भी वैल्यू डायरेक्टली नहीं कटेगी। देखिए 676 होता है 26 का स्क्वायर, 26 मतलब 13 इंटू 13, और इसमें कोई भी नंबर 13 से नहीं कटने वाला, और क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड, मतलब जो आपको कैलकुलेशन टेक्निक आती है वो सभी फेल है यहाँ पर। ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा डिफरेंट थिंग आपको लगाना पड़ी, सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप एक बार कमेंट में बता दीजिए ना मुझे कि ये आपको आ गई ये स्टेप समझ में, कि पहले मैं इतनी किस्त थी दूसरे में इतनी थी, दोनों बराबर किस्तें थी, 676 मैंने लिख दिया। देखिए आप ये कितना दे रखा है 676, ये कितना दे रखा है 1275। देखिए 600 का दोगुना कितना होता है 1200, ये मुझे पता चला। लेकिन अगर मैं इसका दोगुना करूंगा 676 का तो 1275 से ज्यादा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, देखिए क्योंकि 600 का दोगुना 1200, लेकिन 76 का दोगुना कितना कितना होता है 152, 152, तो ये 75 है, जबकि ये मतलब जो वैल्यू है, दो बार मैंने यही 600 दूनी 1200, दो नहीं आएगा, कितना नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, दो से कम आएगा, ठीक है। ध्यान रखना कि दो नहीं आएगा, दो से कम आएगा, ये मैं आपको पता चला गया, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए कि दो आया, अब दो का गुणा इसमें करते हैं तो 0
दो आठ 16 की 6 हासिल की, 2 9 18 1960। कितना आया? 1960। एग्जामिनर ने फंसाने के लिए डायरेक्ट 1960 ऑप्शन भी दे रखा। देखिए ऑप्शन सेम है जो एग्जामिनर ने पूछेगा, कुछ मैंने अपनी तरफ से चाल फेरी नहीं की है इसमें कि आपको क्वेश्चन जल्दी कराने के लिए मैं ऑप्शन में चाल फेरी करूँ, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। देखिए ये 1960 कैसे है, अगर मैं 2 मान लेता हूँ तो ये 1960 आ जाता है, लेकिन वैल्यू मेरी 2 से छोटी आएगी। देखिए 1960 नहीं हो सकता, 1960 से बड़ा तो कतई नहीं हो सकता। देखिए या तो 1960 या 1850। देखिए 1900 से अगर मैं 1700 जाता हूँ तो सीधा 200 का डिफरेंस है, और जबकि 600 एकम 600 मतलब वैल्यू 1 या 2 के बीच में है, 1 या 200 के बीच में, 1 या 2 के बीच में है, ठीक है। तो मतलब कि वैल्यू 1760 तक तो जाएगी नहीं, क्योंकि 1760 1960 से बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए 1760 आंसर नहीं होगा। 1960 आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर वैल्यू 2 थोड़ी है, 2 से छोटी है, केवल एक ऑप्शन बचता है मेरा 1850। देखिए कैलकुलेशन आपको सीखना होगी, अप्रोक्सीमेशन भी सीखना होगा आपको। हर जगह आपको मैथ्स काम में नहीं आएगा, आपकी कैलकुलेशन मेथड काम में नहीं, कुछ कुछ तरीके से आपको दिमाग लगाना भी आना चाहिए, क्वेश्चन मेथड अलग भी आना चाहिए अप्रोक्सीमेशन की, ठीक। लेकिन एक चीज ये भी है कि एग्जाम में सारा का सारा ज्ञान धरा रह जाता है। जब क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इतना सा भी चेंजेस कर देता है तो पूरा ज्ञान हमारा कोने में रखा रह जाता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। कोई अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करती, दिमाग में इतना दिमाग एग्जाम में इतना दिमागी काम नहीं करता कि ये नहीं हो सकता, ये बड़ा ये छोटा। एग्जामिनर में तो चारों ऑप्शन बराबर देखते हैं कि ये भी 25%, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25, चारों की प्रोबेबिलिटी बराबर लगती है। फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, आएगा आंसर। ये देखिए देखता हूँ। देखिए आपको बहुत इजी क्वेश्चन करा दूँ, बहुत सिंपल। ये थोड़ी स्पीड से कराता हूँ मैं आपको। देखिए इफ पी इज थर्ड प्रोपोर्शनल इसका, एंड 4 प्रोपोर्शनल, एंड क्यू इज फोर्थ प्रोपोर्शनल, और 3 5 24, देन देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए पहली लाइन की 8 से 20 का जो रेशो है वो सेम रेशो 20 का पी से है, 20 का पी से है, ठीक है। ये पहला पी की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्या बोला है, जो रेशो 3 का 5 से है, सेम रेशो 24 का क्यू से है, ठीक है। 3 का 5 के भाई 24 का क्यू से। अब देखिए 8 का 20 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से वैल्यू 5 हो रही है, तो ये भी 2 से 5 होगी। देखिए 2 से 5, ये 2 से 5, 2 की वैल्यू 20 तो 5 की वैल्यू 50, आंसर पी की वैल्यू आ गई 50। 3 से वैल्यू 5 हो रही है तो ये भी 3 होगा, 3 की वैल्यू 3 8 या 24, 5 8 जा 40, ये 50 और ये 40, पी की वैल्यू 50 मतलब 50 इंटू 200, क्यू की वैल्यू 40 तो 140, आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन। बिल्कुल रेशो का सबसे सरल क्वेश्चन, सबसे बिल्कुल लो लेवल का, मतलब जिसकी कोई इज्जत नहीं होती एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस है। पढ़ते हैं कि द एवरेज ऑफ 52 71 40 दैट इज 55, इनका एवरेज 55, एंड द एवरेज ऑफ 42 दैट इज 53, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी डी, चारों का एवरेज मुझे बताना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर है, ठीक है। सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ जो भी डिजिट है और इक्वल में एवरेज लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब कि टोटल सम कितना होगा 55 इंटू 6, ठीक है। और यहाँ मेरे पास 2 कैंडिडेट होंगे, कौन कौन कैंडिडेट होंगे, ए प्लस बी होगा, प्लस ये 5 के 5 कैंडिडेट भी होंगे, ये 5 के 5 कैंडिडेट भी होंगे। इन सारों का सम देखिए, इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 2 और 3 5 और 1 6 और 2 8 आ गया, 2 4 6 और 7 13 और 5 18 188 आ गया। बताइए ए प्लस बी कितना होगा, 55 गुणा 6 330, माइनस का 180 कितना आएगा, 0 13 में से 8 गया, कितना आएगा, 0 में 0 गया, 13 में से 8 गया तो 2 3 5 आएगा 150, 2 में से गया 150 आएगा।
देखते हैं एक बार क्वेश्चन, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक। 6×5 = 30, 300, 6×5 = 30, 330, ये ठीक था। मिस्टेक कहाँ, देखते हैं एक बार। 2 और 3 5 और 1 6 और 2 8, सही है। 2 और 4 6, 13 और 5 18, ये भी सही है। 330 में से 18, 180 गया, 0 में से 0 गया, 13, 13 में से 8 गया, 8, 5 सही है, 2 में से गया 150, ठीक है, सही है। सी और ये वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो सी प्लस डी। हासिल की थी 330, सही है। इक्वल में 53 इंटू में 53 इंटू में कितना आएगा, 7 आएगा। और ये सम लिखेंगे सभी संख्याओं का। 2 और 1 3 और 9 12 और 5 17 और 2 19, 9 9 देखते हैं, 2 3 और 9 12 5 17 2 19, 9 हासिल की, एक आया। 1 और 4 5 और 5 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22, 229 आ गया, ठीक है। 7 या 21 के 1 हासिल की 2, 35 36 37, 371 229 जाएगा इसमें से। 11 में से 9 गया 2 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 3 में से 2 गया 1, 142, मतलब सी प्लस डी कितना आ गया, 142। इसमें मुझे मिस्टेक लग रही है कहीं ना कहीं इस वाले में, इसमें मैं एक बार रीचेक करता हूँ आपको अच्छे से। एक वैल्यू 52 71 43 22 ए और बी, 2 3 4 5 6, 6 का गुणा मैंने इसमें किया, औसत 55 है, तो 6×5 = 30, 0 हासिल की 33, ये मेरा सही है 330, इतना सही है मेरे पास। ये देखते हैं, ऐड गलत किया है मैंने, कहीं ना कहीं एडिशन गलत हो रहा है मेरा, एक बार आप चेक कर लेना। 2 और 3 5, 5 और 1 6 और 2 8, ये सही किया मैंने। 2 और 4 6, 6 और 5 6 और 5 11 और 7 18, यहाँ भी सही है। देखते हैं 1 मिनट, यहाँ रीचेक करते हैं क्या हो रहा है। एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमारी, देखते हैं। ये मैंने 188 लगाया ना, यहाँ जाके ये 188 होगा, ये 188 है, देखिए ये 88 था, या मैंने 180 लिख दी इसलिए गलत हो गया था, इसलिए ये आएगा 142 आएगा। ये 142 आया, ये भी 142 आया, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना है 142, ये कितना है 142, इन सब का एवरेज कितना हुआ 142 का हाफ, मतलब कि 72। आपको विश्वास नहीं होता तो इन दोनों को ऐड कीजिए और 4 से डिवाइड कर दी तो भी आंसर सेम आएगा। मैंने इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा किया, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया 70, 2 7 14 एकम 2 एकम 2 71, सॉरी 2 7 14 2 एकम 2 71 आंसर आ गया मेरा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, बाकी है कुछ सिंपल, क्योंकि इसमें मेन चीज इसमें ये है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया गया, ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया, केवल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ये वाला देखते हैं कि ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज, ठीक है 48 डेज में ए कर लेता है मेरा। और बी फिनिश करता है कितने में 60 डेज में। ये चलो आगे पढ़ते हैं क्या। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, 12 दिन उन्होंने साथ में काम किया। देन ए गोस अवे, ए चला जाता है। इन हाउ मेनी टाइम विल वी फिनिश 25% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। अब मुझे बताना है कि बी कितने दिनों में 25% काम करेगा, ठीक। एलसीएम लेता हूं मैं, तो एलसीएम मेरा आएगा 240, कि टोटल वर्क है 48 से 240 को डिवाइड करूंगा तो मेरा 5 आएगा, इससे डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा। ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4, दोनों ने कितने दिन काम किया 12 दिन, 108। अब टोटल वर्क में 108 घटा देता हूं मैं, रिमेनिंग वर्क मेरा 132 है, ठीक है। रिमेनिंग वर्क मेरा कितने हैं 132। लेकिन बी भी एक शर्त रखे बेटा, क्या कि मैं पूरा काम नहीं करूंगा, मैं केवल 25% काम करूंगा, मतलब 1/4। और एफिशिएंसी कितनी दे रखा है बी की 1/4, मतलब 4 का भाग देंगे तो 1/4 लिख दिया मैंने। बी की एफिशिएंसी कितनी 4,
बी काम कितना करेगा, 1/4। 4 चौक 16, 16 का भाग 132 में देता हूं मैं डायरेक्ट, 4 चौक 16, 16 8 128, रिमाइंडर बचा 128 हो गया, 4 बचा, 4/16, 8 दिन, 4/16 मतलब 1/4, 4/16 कितना होता है, 1/4, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे का 1/4 निकालूं तो मैं कितना आएगा, 6, 18 तो दिन आएंगे मुझे, और 4 संग 24, 6 मुझे घंटे लगेंगे। 8 दिन और 6 घंटे, केवल एक ऑप्शन है मेरा, हाँ 6 8 48 18 16 8 160, हाँ सही है, 8 दिन और 6 घंटे मुझे लगते हैं एक काम को कंप्लीट करने में। ये हो जाता है मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं हमारा। आप इससे पहले अगर आप इंग्लिश की वीडियो देखना चाहते हो, हमारे एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश के सभी 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन की भी एक ही वीडियो में बाय वैशाली मैम आपको समझाएंगी कि कंप्लीट 25 क्वेश्चन कैसे करना है आपको इंग्लिश के, जल्दी से कम समय में। हो जाता है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हमारे 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली, तो आप बने रहिए, बिल्कुल घबराइए मत। आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा जो आपने कहीं अभी तक नहीं देखा होगा। वो देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अ बोटमैन कैन रो हिज बोट इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ तक लाइन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ पहले। क्या एक बोटमैन है, वो अपनी नाव को 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है जब वाटर स्टिल होता है। मतलब देखिए पानी किस प्रकार का होता है, एक रहता है पानी शांत, एक रहता है हलता पानी, ठीक है। तो ये स्थिर जल में कितनी है नाव की चाल, मतलब स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 9, ठीक है। यदि मैं स्ट्रीम की, अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर मुझे स्ट्रीम के साथ में जाना है, स्ट्रीम मतलब कि देखिए इस साइड धारा चल रही है, इस साइड धारा चल रही है, इस साइड, अगर मैं इसी साइड बोट से जाऊं, इसी साइड में बोट से जाऊं, तो आप बताइए मेरी स्पीड कितनी होगी, मेरी स्पीड बताइए। अगर मैं डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में जाऊं मैं, तो बताइए मेरी स्पीड क्या होगी। देखिए मेरी स्पीड, बोट की स्पीड तो होगी, साथ में एस भी जुड़ जाएगा, मतलब कि स्ट्रीम की स्पीड भी ऐड हो जाएगी, b प्लस एस। अब आप बताइए अगर मैं धारा की विपरीत दिशा में जाऊं, अगर मैं अप स्ट्रीम में जाऊं, मतलब धारा इधर जा रही है और मैं इधर जाऊं, तो क्या होगा, मेरी स्पीड, मेरी बोट की स्पीड है, जो बोट की स्पीड है ना, उसमें से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी, तो b माइनस एस हो जाएगा मेरा, b माइनस एस हो जाएगा, ठीक है। ये b प्लस एस, b माइनस एस, ये हो गया। मैं अगर धारा की दिशा में जाऊंगा तो इतना, और धारा की विपरीत दिशा में इतना होगा। अब देखिए वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, धारा की दिशा मतलब 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, सॉरी धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में स्पीड किस स्पीड से जाऊंगा मैं, b प्लस एस से, एंड 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 9 आवर्स। अप स्ट्रीम 35 किलोमीटर मुझे कितना जाना है अप स्ट्रीम में, 35 किलोमीटर जाऊंगा मैं अप स्ट्रीम। मुझे टोटल टाइम कितना लग रहा है, 9 घंटे। कितना टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है टोटल 9 घंटे, ठीक है। मतलब कि देखिए ये कितनी है डिस्टेंस, ये क्या है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है टाइम। यहाँ से मुझे एक टाइम मिला, ये कितनी है डिस्टेंस, ये अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये भी टाइम, ये टाइम और ये टाइम दोनों टाइम मिलके मुझे 9 घंटे लग रहा है। आशा करता हूँ आपको ये लाइन बड़ी शानदार तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। 9 घंटे मुझे टोटल लगते हैं। अब मुझे बताना है यदि मैं इतना किलोमीटर उस दिशा में जाऊं 28, देखिए अब मुझे क्या करना है, 33 जाना है, b प्लस एस धारा की दिशा मतलब अप स्ट्रीम में, और 28 तब 10 डाउन स्ट्रीम b माइनस एस। ये पूछा गया कि अब बस ये बताइए कि अब कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बताइए कितना टाइम लगेगा। आपको हिंट एक चीज बताता हूँ, देखिए वैसे इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करोगे तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा काफी हद तक, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए 40 होता है 4 इंटू 11,
और 35 होता है 5 × 7, ठीक है, 5 × 7। अब देखिए B+S एक ऐसा नंबर होगा जो 4 और 44 को काट रहा होगा, मतलब कि या तो वो 4 होगा या 11 होगा। देखिए B+S की वैल्यू या तो 4 होगी या 11 होगी, B-S की वैल्यू या तो 5 होगी या 7 होगी, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं, या तो 5 होगी या 7 होगी, क्योंकि काट रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक एक प्रॉपर नंबर है, एक पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है ये, ठीक है। इसीलिए ये 4 है या 11 है, ये 5 है या 7 है। देखिए अब मैं आपको एक तरीके से खाता हूँ। देखिए अगर आपको शायद पता हो, अगर मुझे B+S और B- दिया रहता है तो मैं दोनों को ऐड करके हाफ कर देता हूँ। क्या करता हूँ, दोनों को ऐड करके हाफ कर दूं तो मेरे पास B आ जाता है। अगर मैं दोनों को माइनस करके हाफ कर दूं तो मेरे पास S आ जाता है, आ जाता है। ये आपको पता होगा, नहीं भी पता तो मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। क्या, यदि दोनों को ऐड करके हाफ कर दूं तो B आ जाएगा, दोनों को माइनस करके हाफ कर दूं तो S आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी एक कंडीशन और डेवलप होती है। क्या, मान लीजिए कि मेरे पास 5 और 7 है, B+S 5 है और B-S 7 है, तो 5 + 7 12, 12 का आता 6, 5 और 7 का डिफरेंस 2, 2 का आता 1। देखिए 6 और 1 7, 6 और 1 7, दोनों को जोड़ो 6 और 1 7, दोनों का डिफरेंस लो 6 और 1 5, 6 में से गया 5, ठीक है। मतलब ऐसी दो संख्या जिन्हें जोड़ने पर 7 आए और घटाने पर 5 आए, ऐसे ही देखिए ऐसी दो संख्याएं तो जोड़ने पर इनमें से कोई और घटाने पर इनमें से कोई बने। आपने यहाँ एक चीज नोटिस की क्या, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड और ये भी ऑड, ठीक है। इसी प्रकार से दोनों इवन भी हो सकते हैं, ये भी इवन और ये भी इवन, ये दोनों नंबर ऑड हो सकते हैं या ये दोनों नंबर इवन हो सकते हैं, कभी भी ऑड या इवन नहीं होगा, ठीक, ऑड या इवन नहीं होगा। देखिए ये इवन नंबर है तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, इवन, लेकिन यहाँ इवन नहीं है, मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती। मुझे पता चल गया कि B+S कितना है 11, B+S कितना आ गया 11, S है, सॉरी ये कितना है S है, ये S है, B+S 11। तो बताइए, देखिए B कितना दे रखा है 9, S कितना आएगा, बताइए S कितना आएगा, B 9 है, S कितना होगा 2, तभी दोनों 9 और 2 11 होंगे, 9 और 2 11 खत्म। B+S कितना 9 और 2 11, 11 से काटा 33, तो 11 33 3 आया, B- 9 में से 2 गया तो 7 आया, 7 आया, 7 से 28 काटा तो कितना है 4 आया, 4 और 3 कितना हो गया मेरा टोटल 7, मतलब मुझे कितने घंटे लगते हैं 7। ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर, ए मेरा सही आंसर हो जाता है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया इवन और ऑड। जब भी आपको यहाँ पर नहीं, जब भी आप नंबर सिस्टम भी सॉल्व कर रहे होगे ना, तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट यूजफुल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की वीडियो की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन उन लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा जो भी इस वक्त अलजेब्रा पढ़ रहे हैं या जिन लोगों ने अलजेब्रा पढ़ रखा है, उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है और शायद उन्हें आ भी गया हो इतने में, तो आंसर तुक्का लगा चुके होंगे वो अपना। देखिए एक्स की वैल्यू 4 + √15, 1/x की वैल्यू 4 - √15। तो ऐसा क्यों हुआ, डायरेक्ट 4 - √15 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए 16, √15 का स्क्वायर कीजिए 15, 16 में से 15 का है तो 1, दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 4 - √15 लिख दिया। इन दोनों को ऐड कीजिए, x + 1/x कीजिए, कितना आएगा 4 और 4 8 आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे इसीलिए 4 और 4 8। देखिए अब मुझे, आप जानते हो कि x + 1/x दे रखा है और मुझे x² + 1/x² चाहिए, तो क्या करेंगे 8 का स्क्वायर -2 62, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 गया तो 62, 62 मेरा आंसर सही है। देखिए अगर आपको इस पर कंप्लीट वीडियो चाहिए ना, कंप्लीट चैप्टर अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ये कंप्लीट चैप्टर आपको फ्री पढ़ाऊंगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। बस आप एक बार कमेंट कीजिए दिल से कि सर मुझे ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A² B + C, तीनों का स्क्वायर ये दे रखा है, AB + BC इतना दे रखा है और तीनों की वैल्यू पूछिए, वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें प्लस का साइन लगा, केवल ये दोनों में से एक आंसर है, वो हमें करना है। कैसे होगा देखिए, इक्वेशन कितनी दे रखी है
तो वेरिएबल कितने दे रखे हैं? 3। दो इक्वेशन केवल दो वेरिएबल को सेटिस्फाई कर सकती हैं। एक वेरिएबल मेरे पास एक्स्ट्रा है सी, या कुछ भी मान लीजिए, तो सी को मैं 0 पुट कर देता हूँ। मेरे मन से कुछ भी पुट कर सकते हो, सी सबसे सरल आंसर, इसलिए मैं सी को 0 पुट करता हूँ। सी को पुट किया 0, तो मेरे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25। यदि मैं सी को 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू 0.52। आप सभी जानते हो क्या, एक फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। देखिए यहाँ भी मैं 0 पुट कर दूंगा, ए बी सी की वैल्यू चाहिए मुझे, यहाँ भी मैं 0 पुट करूंगा तो सी 0 हो जाएगा, मुझे ए प्लस बी अकेला चाहिए, ए प्लस बी की वैल्यू। देखिए इसका दोगुना करना पड़ेगा मुझे, पहले कितना आएगा 1.04, और मुझे इसमें ऐड भी करना पड़ेगा, ये दोनों को ऐड करना है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी ऐड करना है। ऐड करके कितना आएगा 29.7। इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है 7.29। तो बताइए 7.29 का अंडर रूट क्या होता है? ए प्लस बी का अंडर रूट स्क्वायर लगा तो अंडर रूट दूंगा, अंडर रूट में बाहर आएगा 2.7। अगर आपको अंडर रूट याद नहीं है तो आप देख सकते हैं 9 से 7 जा सकते हैं। 9 का अंडर रूट 7 होता है, या तो 3 होता है या 7 होता है, 7 होगा, यूनिट डिजिट 7 होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा सही है। इसने दे रखा है लेस देन जीरो मतलब माइनस की वैल्यू, तो केवल ये वाला मेरा ऑप्शन सही हो जाता है। एलजेब्रा भी आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको एलजेब्रा की एक सीरीज स्टार्ट करके समझाऊंगा। देखिए 40 इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारी स्टार्ट होती है ज्योमेट्री वाला सेक्शन, क्योंकि आप जानते हो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको सीजीएल का पेपर माइंड में सेट हो गया होगा कि क्या है। पहले ये स्टार्ट करेगा अरिथमेटिक से, अरिथमेटिक ले जाते पटक देगा ज्योमेट्री में, ठीक है, ज्योमेट्री पटाकेगा, ज्योमेट्री पटकते पटकते एंड में छोड़ देगा मेंसुरेशन से होते हुए, ट्रिग्नोमेट्री से होते हुए लास्ट में ले जाता है हमें क्या, पाई चार्ट पर। ये उसका एससीजीएल का फॉर्मेशन है, क्वेश्चन का देने का तरीका। देखिए LMN एक ट्राइंगल है जिसमें L और N के बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए हैं, जो 112 डिग्री का कोण बनाते हैं। एंगल M बताइए क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूं क्या। देखिए मान लीजिए ए एल है, नहीं है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। क्या है? एल एम एन की मैंने बना दी। अब बोल रहा है क्या कि एल और एन के समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है, ये भी एक बाइसेक्टर है, दोनों का मिलते हैं यहाँ पर, और कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं ये 122 डिग्री। इसका एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये थीटा है, ये कितना हुआ वो मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने का। अगर ये दे रखा हो तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैं आपको एक फॉर्मूले के थ्रू समझाता हूँ। क्या? देखिए 90 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू ये बड़ा वाला एंगल, इन सेंटर वाला एंगल 122 डिग्री। ठीक है, आपने इन सेंटर और सरकम सेंटर ये जब पढ़ोगे ना तब आपको ये डीपली समझा दिया जाएगा। थीटा पॉइंट 2 की वैल्यू कितनी आई? 1/22 में से अगर 90 माइनस करोगे तो आप कितना आएगा? 122 32 आएगा। कितना आएगा? एक मिनट रुकिए, 112 है ये, सॉरी ये 112 है, इसमें से जाएगा तो ये 22 आएगा। 90 माइनस करेंगे तो 122 डिग्री आएगा, और थीटा इज इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो मेरे पास आएगा 44 डिग्री। सी की वैल्यू है मेरी 44 डिग्री। अगर आप इस क्वेश्चन का बेसिक मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या है, ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, अगर आप ये चीज समझना चाहते हो फॉर्मूला ड्राइव करना, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन मतलब इस कॉन्सेप्ट को आपको ड्राइव करके भी बता दूंगा कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे ड्राइव किया जाता है। तब तक के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं। क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे। देखिए अगर आप वोकेबलरी में इंटरेस्टेड हो, आप
वैशाली मैम से वोकेबलरी पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हो, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगी हमारी इंटेलिजेंट रनिंग अकेडमी पर। देखिए अब आता है सेकंड ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमारा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्री का। देखिए ACD in triangle ACD, V and E are 2 points on side AC and AD respectively, such that B is parallel to CD. CD इतना है, ये दे रखा है what are the measure of A। ठीक है, मैं सबसे पहले आपका इसका डायग्राम बना के समझाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे समझ में आ गया ये क्वेश्चन सिमिलरिटी का। देखिए ACD एक ट्राइंगल है, ACD क्या है, एक ट्राइंगल है, और बोला गया कि B और E साइड AC और AD पर 2 पॉइंट है। जो भी B है ना वो पैरेलल है किसके, CD के, ये लाइन लगा CD पर पैरेलल है। BE इज पैरेलल टू CD, ये दिया गया सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्या देखा, BE 6 है और CD कितना दे रखा है मेरे पास 9, और AB 5 है और ये वाला 5 है, और ये VC कितना है, ED 2 दे रखा है मेरे पास। ये पूछ रहा है BC कितना है और AE कितना है, ये पूछा गया है। देखिए यहाँ से यहाँ आया मैं पहले, फिर यहाँ से यहाँ आया मैं, यहाँ आया, ठीक है, 2 बनाए, मतलब 6:9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना रेशो है 2, तो यहाँ से कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 3, ये कितना डिस्टेंस है 3। अब मैं देखिए मैं केवल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ, तो क्या 1 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 1, तभी तो यहाँ से यहाँ तक 3 है। देखिए 2 और 1 आ गया, मतलब कि यदि ये 2 है, क्वेश्चन सिमिलरिटी का, क्योंकि ये एंगल इक्वल होंगे, ये भी एंगल इक्वल होंगे, तो ये क्वेश्चन सिमिलरिटी का। देखिए ये 2 तो ये 1, 2 की वैल्यू 5 तो 1 की वैल्यू 2.5, मतलब कि BC की वैल्यू 2.5 है आंसर। इसके अलावा मैं नहीं करूंगा, मेरे पास एक ऑप्शन आ गया दिया हुआ है, कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूं कि मेरा आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये क्वेश्चन है सर्कल का। मैंने नोटिस किया कि मोस्टली क्वेश्चन सर्कल से आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन सर्कल से जरूर आता है एंड में। देखिए 2 वृत्त एक दूसरे को T पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, मान ली ये टच कर रहे हैं T पर। RS एक ऐसी अनुस्पर्श उपनिष्ठ रेखा है जो वृत्त R और S ये स्पर्श रेखा हो गई। एक RS is a direct common tangent to two circle touching the circle at P and Q। RS एक कॉमन टेंजेंट है जो P और Q पर टच कर रही है। यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, ये P और ये Q, क्या P और Q ये टच कर रही है। TPQ 42 है, TPQ ये मतलब कि 42 डिग्री है। अब मुझे पूछा गया कि QT कितना, PQT ये कितना है, बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि CGL ने इतना आसान क्वेश्चन पूछा कैसे। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये जो कॉमन टेंजेंट होती है ना, ये यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 कितना डिग्री, 90 डिग्री का एंगल। देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। यदि ये 42 है तो ये कितना होगा, 50 तो 48 डिग्री होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, मतलब 48 डिग्री इसमें राइट आंसर। आपने जो नोटबुक बना रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व करने में, आप ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि जो कॉमन टेंजेंट है वो जो मीटिंग पॉइंट रहते हैं, मतलब टचिंग पॉइंट रहते हैं, वहां कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन को करने में एबल हो सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन।
केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है। सी और डी दो ऐसे बिंदु हैं जो ए बी के दोनों ओर वृत्त पर की परिधि पर कहीं स्थित है, कहीं इस तरह स्थित है कि सी ए बी 42, ए बी डी 57 डिग्री, सी ए डी और सी बी डी की मापों में क्या अंतर है बताना मुझे। देखिए ए बी क्या है, इसका डायमीटर है, ये मैंने बनाया। सी और डी कहीं पॉइंट है, मान लीजिए कि ये एक सी पॉइंट है और ये कहीं डी पॉइंट है। सी ए बी 42 डिग्री है, कितना, सी ए बी मतलब ये लाइन टच सी हो रही है। ये कितना दे रखा है, 42 डिग्री। और ए बी डी 57, ए बी डी 57 दे रखा है। ठीक है, ये 57 डिग्री। अब देखिए पहले तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ इस कंप्लीट को, क्योंकि उसने सी ए डी पूछा, सी ए डी। और इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं अपन। ये मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसने ये कंप्लीट पूछा सी ए डी, और क्या पूछा है, सी बी डी। सी बी डी ये भी कंप्लीट। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको पता होगा क्या, जो डायमीटर है, जो डायमीटर है वो कहीं भी कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। कहीं भी मतलब कि कहीं भी सरकमफेरेंस पर कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री। क्योंकि कोई भी डायमीटर हो, वो किसी भी, यहाँ ले लो या ये ले लो, इसकी जब भी एक आर्क बनाएगा मतलब एक पॉइंट टच करेगा, वो कितने डिग्री का होगा, हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये कंडीशन है, सेटिस्फाइड है। आपको ये भी याद करना, आप अपनी नोटबुक में ये लिख सकते हो कि एक डायमीटर सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है। ये हो गया फर्स्ट। और दूसरी चीज, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल पर स्थित हो, सर्कल पर प्रेजेंट है, तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इसका मतलब ये है कि आमने सामने का सम 57 डिग्री का होता है। ये हो गया मेरा। देखिए अब ये 57, ये 90, तो मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। एंड 90, देखिए 63, 60 से 30 आया, 33 डिग्री। ये कितना आएगा, 33 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 3 और 5 8, 7 और 3 10, जीरो हासिल की। ये हो गया। देखिए ये कंप्लीट लेट एंगल कितना हो गया मेरा, 3 और 2 5, 75 डिग्री का। और ये कितना होना चाहिए, दोनों का सम 180 होना चाहिए। देखिए 75, ये कितना था, सी ए डी पहला 75। ये आंसर, पहला क्वेश्चन 75 आ गया मेरा, 75। ये भी चाहिए तो 180 में से घटाइए, या फिर 90, 42 90 में से घटाइए तो आ जाएगा, या फिर 75 180 में से घटाई तो 105 डिग्री तो भी आ जाएगा। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये। A 35 सेंटीमीटर हाई बकेट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम इज फुल ऑफ वाटर। मतलब एक छिन्नक है, मतलब जो फ्रस्टम बोलते हैं, जैसे बाल्टी है पानी से फुल भरी हुई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड आई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स, क्योंकि लोअर छोटा रहता है, बड़ा रहता है, बाल्टी का नीचे वाला छोटा और ऊपर वाला बड़ा रहता है फ्रस्टम का, 12 एंड 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव। इफ वाटर फ्रॉम बकेट इज poured इन अ सिलेंडर ड्रम, मतलब कि जो बकेट का, मतलब जो वाटर फ्रॉम द बकेट इज poured इन अ सिलेंडर फॉर्म, मतलब कि जो बाल्टी का पानी था किस में डाल दिया गया, एक सिलेंड्रिकल ड्रम में, सिलेंड्रिकल ड्रम में डाल दिया गया। उसके बाद देखिए हुज बेस रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, उसकी जो बेस की रेडियस थी वो होती है हमारी 20 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर इन द ड्रम। देखिए बाल्टी का जो वॉल्यूम होगा, सेम वॉल्यूम, बाल्टी पानी से भरी हुई है उसका वॉल्यूम होगा, उतना ही वॉल्यूम में किसका होगा, उस जिसमें मैं डालूंगा उसका भी होगा। ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर
इन सिलेंडर, ठीक है, इक्वल होगा। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा क्या, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 H इक्वल टू वाटर इन सिलेंडर, वाटर का सॉरी सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका है, ये फॉर्मूला हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ, ये किसका हो गया, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। पाई से पाई कैंसिल कर देता हूँ, ये लिखूंगा ही नहीं मैं, ठीक है। एच दे रखा है मेरे पास, देखिए 1/3 मैंने लिखा, तो ये एच दे रखा है। हाइट कितनी दे रखी है, 35 सेंटीमीटर हाइट है बकेट की। इस वाले पार्ट को मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, देखिए इस वाले पार्ट को मैंने ऐसे लिख के कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि देखिए R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 आएगा, जिसमें से एक R1 R2 माइनस होके सेम चीज बन जाएगी, ठीक है। ये बन जाए, देखिए R1 प्लस R2 12 प्लस 18 का स्क्वायर, 12 प्लस 18 30, 30 का स्क्वायर 900 माइनस R1 इंटू R2 मतलब 12 इंटू 18 कितना हुआ, 12 12 144 और 144 और 72 कितना आएगा 216। अगर मैं 900 में से 216 घटाऊं तो कितना आएगा 684। ये आ गया मेरा 684, मतलब कि मतलब जो कंप्लीट पार्ट था ये कितना आ गया मेरा 684 आ गया मेरा, इक्वल आर स्क्वायर कितना दे रखा, आर कितनी दे रखी है, त्रिज्या 20 मतलब कि 400। एच आ गया, हाइट आ गई किसकी, हाइट किसकी चाहिए मुझे, सिलेंडर की। अब देखिए मैं इसे सॉल्व करूंगा और आंसर मेरा आ जाएगा। सबसे पहले तो 8 3 से इसे काट लेता हूँ मैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 8 24, ये आ गया 2 2 8। अब देखिए अब इसे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से कर लेते हैं, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट, कितना आएगा 4 5 20, 4 5 20 2 आया तो इधर 4 7 28, 57 गुणा 35 करना है आपको, तो एच बराबर कितना आएगा 57 गुणा 35 बटे में एच, 5 7 35 एंड में 5 होना चाहिए, इसमें 5 नहीं है, 35 5 और 7 12 मतलब 3 से कटता है 57 में, 57 क्या होता है 29 इंटू 3, मतलब कि जो आंसर होगा 3 से कटना चाहिए। डिजिट्स हम देखते हैं 9 9 5 और एक 6, ठीक है, ये 3 से कट जाता है, ये वाला 3 से कट जाता है। 8 और एक 9, 5 और 2 7, ये नहीं कटता 3 से, कैंसर। 6 और 2 8 और एक 9 और 5, ये भी नहीं कटता 3 से। ओनली वन इज आंसर, 19.95 मेरा आंसर है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं करना तो आप डायरेक्ट, मैंने आपको आंसर भी बता दिया, डिजिट डिविजिबिलिटी रूल, या कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, डिविजिबिलिटी रूल और लास्ट डिजिट मेरा ये वाला एलिमिट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये फॉर्मूला क्वेश्चन है मेरा, किसका है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। देखते हैं हम, देखते हैं से के बराबर देखा था 17/8 का, इसका ये सबसे पहले कुछ नहीं, इसमें सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लेता हूं मैं। ये मैंने ट्राइंगल बनाया, देखिए 17 और 8 दे रखा, ये क्या होता है कॉस का, ये सेक ए, इसे ए लिख लेता हूं मैं, ए है ये। तो सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, बेस और ये हाइपोटेनस, ये बेस और हाइपोटेनस। एक बार कन्फर्म, हाँ ये बेस ही होता है परपेंडिकुलर, ये 15 होगा। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ट्रिपलेट आपको याद होगा 8 15 17, बेसिक ट्रिपलेट है, याद होना चाहिए। साइन ए, देखिए मैं पर्टिकुलर पार्ट को सॉल्व करता हूँ, इस 34 साइन ए को सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 34 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर पर में बेस परपेंडिकुलर
अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 17 दूनी 34, तो 5 30, तो 15 30 प्लस 15 क्वाटे, 15 लिखा मैंने। क्वाटे कितना होता है, बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है मेरा, बेस 8 और परपेंडिकुलर 15, 15 से 15 काटा 8 आया। अब देखते हैं नीचे वाला, देखते हैं 68 कॉसे, 68 कॉसे कितना होगा, सेक का उल्टा 8 अपॉन में 17, 17 चौक 68, 4 8 32। टेन कितना होता है, क्वाटे कितना था मेरा, देख लेते हैं। 16 इंटू टेन क्या होता है 15 अपॉन में 8, 8 दूनी 16 और 2 15 30, ये आ गया। बेसिक फॉर्मूले आपको याद होंगे। 38 अपॉन में 2 आया, 2 से 38 काटा 19, आंसर भी। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। ये वाला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, इससे आप करके दिखाओगे मुझे, आप इससे कमेंट में आंसर दोगे। थोड़ा लेंथी मैं करके दिखा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। दया आ गई आप पर, 10 स्क्वायर ए प्लस 2 10 ए माइनस का 63 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 10 ए की वैल्यू बताइए क्या होगी। ऐसे दो नंबर बताइए जिन्हें ऐड करने, मल्टीप्लाई करने पर 63 आया और ऐड करने पर 2 आया। मेरे हिसाब से तो 9 कॉमा माइनस का 7 है, ठीक है, क्योंकि 9 7 63 माइनस का आएगा, 9 में 7 के 2 बचे। अब मुझे फाइनल वैल्यू चाहिए, क्या करते हैं, साइन रिवर्स करना है और 10 में कितना मल्टीपल है 1, तो 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये कितना हो गया 1 माइनस का हो गया, नहीं नहीं एक सेकेंड रुकना, क्या हुआ था, वैल्यू कितनी आई थी हमारी, नाइन और माइनस का 7, माइनस का 7, साइन रिवर्स किए तो ये प्लस का हो गया था, ये माइनस का। हाँ, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 7, 10 ए की वैल्यू मैंने ली 7 अपॉन में 1। सेम चीज एक मैंने वो बनाया इस टाइप का, 7 परपेंडिकुलर, 1 मेरा बेस है, 7 अपॉन में बेस। हाइपोटेनस कितना आएगा 7 7 49, 49 एक 50, अंडर रूट में 50। 2 साइन ए, 2 इंटू साइन ए होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, प्लस 5 इंटू कॉस ए होता है मेरा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, 7 दूनी 14 और 5 19 बटे रूट 50। आंसर सी मेरा आंसर है, 19 बटे में रूट 50, ये मेरा आंसर हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूँ, बहुत आसान थे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आसान थे इसके। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहता तो हमारी नाउन एक वोकैब वाला बैच है और एक हमारा बैच है केस वाला, ये ग्रामर वाला, तो आप दोनों को देख सकते हो, आपकी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। A kite is attached to a string, एक पतंग उड़ रही है जो कि अटैच्ड है एक स्ट्रिंग मतलब धागा से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करना। व्हेन हाइट ऑफ काइट इज 90 मीटर, जब पतंग की हाइट 90 मीटर एंड द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। मान लीजिए कि ये पतंग उड़ रही है मेरी और इसकी डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है और स्ट्रिंग की ये पूछा है मेरे से 30 डिग्री, ऊंचाई 90 मीटर है, ठीक है। ये 30 होगा, ये 60 होगा। आप रेशियो जानते हो ना, √3 1 और 2। अगर आपको याद रही हो तो नोट कीजिए कि 30 के सामने √3, 60 के सामने 1 और 90 के सामने, नहीं रुकिए, सॉरी मैं आपको बताता हूँ, एक मिस्टेक हो गया। क्या 30 के सामने होता है मेरा 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। देखिए अगर ये लेंथ 1 है, लेंथ 1 है तो ये स्ट्रिंग की लंबाई 2 है, लेकिन ये 90 है तो ये कितना होगा दोगुना 180, सिंपल।
180 कितना होगा? 180 मतलब कि मेरा जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी होगी? 180, 90 का डबल 180। ये मेरा आंसर हो जाए 21। देखिए ये कुछ 3 से 4 क्वेश्चन है, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ सारे के सारे होमवर्क में। ये पीडीएफ आप लीजिए, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और सॉल्व कीजिए कुछ बचे हुए जो हमारे क्वेश्चंस को। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको ये सारों का सारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, इन सभी का सॉल्यूशन। क्योंकि कोई मतलब नहीं है अगर मैं सारे क्वेश्चन मैं ही करूं और आप कुछ भी ना करें, आपको सॉल्यूशन मिल जाए, तो मुझे लगता है कि आपकी थोड़ी सी आदत बिगड़ जाएगी। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस आप भी कीजिए। नहीं आता समझ में तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी को, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।